हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 होमोमॉर्फिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो आपको भेजी थी, वो वीडियो जो थी वो बेसिकली 1-1 ऑन टू फंक्शन किस तरह के होते हैं, यानी फंक्शन क्या होते हैं, उनमें 1-1 ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं, खाली 1-1 कौन है, खाली ऑन टू कैसे होता है, ये सारी बातें मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी। होपफुली आपने वो देखी होगी, क्योंकि उसके बिना होमोमॉर्फिज्म को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं होमोमॉर्फिज्म। जैसा कि नाम आपको दिखाई दे रहा है, होमोमॉर्फिज्म ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक नाम है इसका होमो और दूसरा नाम है इसका मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म शब्द जब भी आता है तो उसका सिंपल सा एक मतलब होता है कि हम यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। जो फंक्शन कैसे होंगे, यानी कि एक मैपिंग डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो मैपिंग किस प्रकार की होगी, जैसे ही एक मैपिंग शब्द आ जाता है तो मैपिंग शब्द के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी फंक्शन या यूं कहें मैपिंग, उसको हमने मॉर्फिज्म का नाम दिया। तो जब भी मैपिंग शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपको ये बताना होगा कि फंक्शन कैसा है, 1-1 है, फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, फंक्शन कैसा है, मैनी वन है, या फंक्शन कैसा है, इनटू है। तो इस तरह की बातें हमें बतानी होती है। ठीक है, तो जब यहाँ मैं होमोमॉर्फिज्म की बात करूँगा तो आपके दिमाग में क्या होगा कि ये मैपिंग की तो बात करेगा पक्का, और उस मैपिंग में 1-1 ऑन टू मैनी वन इनटू, इनमें से क्या है वो फंक्शन या वो मैपिंग क्या है उसके बारे में चर्चा ज़रूर करेगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं स्टार्ट करूँगा कि फंक्शन की या मैपिंग की जो बात कर रहा है वो किस तरह से बात करता है 1-1 के ऑन टू की। तो मान लीजिए ये आपके पास डोमेन है, ए का नाम मैंने ए दे दिया, और ये कोडोमेन है, एक नाम बी दे दिया, और मैंने एक मैपिंग या फंक्शन इनके बीच में डिफाइन कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लिया जैसे 1, 2, 3। ठीक है, और यहाँ मैंने नंबर ले लिया सम ए, बी और सी। गौर से देखिएगा, 1 अगर ए पे चला जाए, 2 अगर बी पे चला जाए, 3 अगर सी पे चला जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने क्या बताया कि एफ ऑफ 1 का मतलब क्या है, ए है, एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है, बी है, और एफ ऑफ 3 का मतलब क्या है, सी है। ठीक है बच्चों, तो जो ये 1, 2, 3 हुए, ये जब भी हम ले रहे हैं तो कोडोमेन से ले रहे हैं। ये ए बी सी हुए, ये सॉरी डोमेन से ले रहे हैं 1, 2, 3, और कोडोमेन से ले रहे हैं ए बी सी। तो जब 1, 2, 3 पे फंक्शन लगाया तो हमें ए बी सी मिल गए। इन ए बी सी को हम 1, 2, 3 की इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, और ये 1, 2, 3 इन ए बी सी की प्री इमेज हो गई। ठीक है जी, तो अब ये तो हो गया फंक्शन या मैपिंग के बारे में बात। ठीक, और डिटेल में आपने वहाँ जो उस वीडियो में देख ही लिया होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ कि किस तरह से फंक्शन होगा या मैपिंग होगी, किस तरह से वो 1-1 होगा, किस तरह से वो ऑन टू होगा। डेफिनेशन पे नहीं जाऊँगा मैं कि फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है क्या नहीं, बस ये मोटा मोटी जो बात हम आपको बता रहे हैं इससे हमारा काम चल जाएगा। ब्रीफ अगर आपको देखना हो तो वो वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ अब मैंने क्या किया, दोबारा से ये डोमेन और कोडोमेन लिए, यहाँ फिर से मैंने एक 1, 2, 3 लिख दिया, यहाँ मैंने ए, बी और सी लिख दिया। मैंने जैसे अभी बताया कि ये 1 अगर ए पे जाए, 2 अगर बी पे जाए, 3 अगर सी पे जाए, तो इसको ये 1-1 का नाम भी दे रहा है। ठीक है, 1-1 का नाम। और इसी सवाल में मान लो मैं आपको फिर से ये 1, 2 और 3 दे दूँ, और यहाँ आपको मैं दे दूँ ए, बी और सी फिर से, और 1 बी अगर ए पे जाए, 2 अगर ए पे जाए, 3 अगर ए पे जाए, तो इसको बोलते हैं मैनी वन, यानी डोमेन का मैनी, उधर का वन, मैनी वन। 1-1 हुआ कि हर एक पे चला गया, यूनिकली चला गया। ठीक है, यहाँ क्या है कि 1 अगर ए पे गया, 2 भी ए पे गया, और 3 भी ए पे गया, तो ये सारे के सारे अगर एक ही नंबर पे जा रहे हैं या कुछ एक नंबर पे जा रहे हैं, तो यहाँ के मैनी कोडोमेन के 1 पे चले गए, तो इसको मैनी वन का नाम दिया। ठीक है, थ्योरेटिकली हम इसको प्रूव कैसे करते हैं कि आप क्या करो
कि सबसे पहले आप कोडोमेन के एलिमेंट को उठा लो। जैसे fx1 आपने fx2 से के बराबर कर दिया। अगर fx1 fx2 के बराबर है और आप इसको प्रूव कर दो कि x1 और x2 भी बराबर होंगे तो फंक्शन हमेशा 1 1 प्रूव हो जाएगा थ्योरेटिकली। ठीक है। एंड कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, इफ़ x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 देन प्रूव कर दो कि fx1 भी fx2 के बराबर नहीं है। ठीक है। तो इस तरह का जो पार्ट है नॉट इक्वल टू वाला बड़ा रेयर है कि हम थ्योरम्स में इसको लिख रहे हैं। हमेशा हम जो इजी प्रूफ जो हमें होगा, जो हमें दिखाई देगा या सॉल्व किया होगा, वो यही होगा fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके, और फिर कैसे ना कैसे प्रूफ करना है x1 और x2 बराबर है। अगर हो जाएंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। जैसे यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में कि आपने यहाँ a लिया था। ठीक है। यानी f ऑफ x1 भी क्या है a है, f ऑफ x2 भी क्या है a है, यानी f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तो बराबर हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं है क्योंकि x1 का मतलब यहाँ 3 है और x2 का मतलब यहाँ 2 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो आपने ली थी वो बराबर है। तो ये फंक्शन हो गया मैनी वन। यानी अगर ये x1 और x2 बराबर नहीं हुए तो फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी वन, वरना क्या है वो 1 1। ठीक है बच्चों। नाउ ऑन टू के लिए आप क्या दिखाएंगे दोबारा से देखते हैं। मान लो फिर से मैंने 2 सेट लिए, A 2 3 पहले में लिया डोमेन में, फिर यहाँ से लिया A B C। गौर से देखिएगा, मैंने अगर A लिया 1 पे, 2 लिया A पे, 3 लिया B पे, तो 1 भी A पे है, 2 भी A पे है, 3 B पे है, तो एक पार्ट C रह गया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं मिला कि जिस पे फंक्शन लगा के आपको वापस C मिल जाता। ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया यानी कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट बच गया तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, वो फंक्शन हो जाता है इनटू, वो फंक्शन हो जाता है इनटू। ठीक है। अगर यहाँ कोई नंबर होता जो जैसे मान लो मैं यहाँ 4 ले लूँ और 4 भी अगर सी पे चला जाए तो देखो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बना जिसकी प्री इमेज आपको डोमेन में नहीं मिली। ठीक। तब फंक्शन क्या हो जाता ऑन टू। थ्योरेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं कि जैसे यहाँ सी है तो आप क्या लिखोगे कि आपको एक y मिलेगा कोडोमेन से यानी बी से। अगर ये सेट ए है ये सेट बी है तो आपको एक x मिलना चाहिए ए में। देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू ए, कि कैसा कि f ऑफ x जब लगाएंगे वो वापस y के बराबर आएगा। ठीक। दोबारा समझो कि पिछले सवाल में हमारे पास एक c था, इसी में हमने बाद में 4 डाला, तो इसमें यहाँ c था यानी एक y था b में, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ ऐसा कोई भी x नहीं मिला, नहीं मिला, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं मिला कि जिस पे आपने फंक्शन लगाया वो आपको c दे दे। यहाँ इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जब हमने 4 को ऐड कर दिया तब आपने देखा c यहाँ है यानी कि y b में है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक 4 मिल गया a से, कि जब आपने f ऑफ 4 किया वो आपको c के बराबर मिल रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है ऑन टू, वरना क्या होगा इनटू। दोबारा समझने की कोशिश करें। मान लो ये मेरे पास 1 2 3 है, मेरे पास ए बी सी है। देखो ए बी 1 ए पे गया, 2 ए पे गया, 3 बी पे चला गया, सी रह गया। यानी आपके पास एक y जो कि अभी फ़िलहाल सी का नाम है वो मिल गया बी से, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको x नहीं मिला a से, सच दैट कि f ऑफ x y के बराबर हो गया। यानी c के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई एक एलिमेंट नहीं मिला यहाँ से जिस पे फंक्शन लगाया जाए वो c के बराबर हो। दूसरी भाषा में मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे फंक्शन लगा के वो c मिल रहा है, आपको अभी कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कोडोमेन में एक एलिमेंट रह गया। जब भी ऐसा होगा तो फंक्शन इनटू होगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ बाई चांस, मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 और वो 4c पे चला गया, तब आप कहोगे देखो यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है। यानी
सी के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपको डोमेन से मिले कि जिस पे फंक्शन लगाया और वो सी के बराबर हो। यानी इस तरह की डेफिनेशन जो अब यहाँ लिखी है मैंने कि y बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसा मिल रहा है इस सवाल के लिए, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑनटू है। तो मॉर्फिज्म से जो हमारा मतलब होता है वो मैपिंग से होता है, और जब भी मैपिंग की डिस्कशन होगी ऑब्वियसली उस मैपिंग में वन वन ऑनटू मैनी वन इनटू रहेंगे। बड़ी बात, जो फंक्शन वन वन बन जाता है वो फंक्शन मैनी वन नहीं बनता, और जो फंक्शन ऑन टू बन जाता है वो फंक्शन इनटू नहीं बनता। यानी ये पेयरिंग ऐसी होती है इसकी, या तो वन वन होगा तो वो मैनी वन नहीं होगा, अगर वो ऑन टू है तो वो इनटू नहीं होगा। यानी ये पेयरिंग ऐसे बनती है, या तो वन वन इनटू होगा या वन वन ऑन टू होगा, ठीक है, या तो मैनी वन इनटू होगा या मैनी वन ऑन टू होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें मॉर्फिज्म से हम समझ सकते हैं। चलें आगे। नाउ अब इस होमो का मतलब क्या है, होमो का अर्थ क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। होमो का मतलब होगा सेम, होमो का मतलब होता है सेम। क्या सेम, ग्रुप थ्योरी में या रिंग थ्योरी में हम इस सेम का मतलब क्या लगाते हैं, एक जैसा क्या लगाते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, हम इसमें एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। अब एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर यहाँ हमारे पास इस पूरे किताब में दो ही हैं, एक का नाम है ग्रुप, एक का नाम है रिंग। रिंग अभी हम कर नहीं रहे, तो फिलहाल ग्रुप की बात करते हैं। यानी इस होमोमॉर्फिज्म को अगर मैं कंबाइन करूँ तो इसका भाव क्या हुआ कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा, यानी एक मैपिंग गिवन होगी किसी एक ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप पे, ठीक है। दो ग्रुप हो गए, तो इसका मतलब अगर ये ग्रुप है तो कोई इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा, मान लीजिए प्लस है, कोई ये जी डैश है, ये दूसरा ग्रुप है, मान लीजिए इसका कोई ऑपरेशन होगा, वो मैंने मान लिया मल्टीप्लिकेशन है। तो ये कह रहा है कि जब भी कोई फंक्शन जी से जी डैश डिफाइन होगा, यानी एक मैपिंग डिफाइन होगी, तो वो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करती है। अर्थ क्या हुआ कहने का कि जब आप g के दो एलिमेंट पे फंक्शन लगाएंगे, और g के दो एलिमेंट कैसे लिए जाएंगे, g के दो एलिमेंट ऐसे लिए जाएंगे क्योंकि इनका ऑपरेशन क्या है, एडिशन। जब आप इन पे फंक्शन लगाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको g डैश का एलिमेंट मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास a और b यहाँ हैं g में, तो यहाँ आपको क्या मिलेंगे, f ऑफ a f ऑफ b ही मिलेंगे, ठीक है। तो जो a और b के बीच में जो रिलेशन होगा वो g के ऑपरेशन से होगा, फिलहाल यहाँ ऑपरेशन एडिशन है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आपने फंक्शन लगा के को डोमेन से एलिमेंट को रिलेट किया, तो यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये कहता है कि f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। मैपिंग लगाने के बाद ये सेम रहने चाहिए, ये स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, यानी ये बराबर होना चाहिए, f ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे फंक्शन क्या है, होमोमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म स्टैंड फॉर फंक्शन यानी मैपिंग, होमो स्टैंड फॉर कि ये इनके एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखता है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं क्या लिखता है। देखो, जी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, जी डैश एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये कोई दो ग्रुप हैं। एक मैपिंग ली इसने एफ जी टू जी डैश, इसको होमोमॉर्फिज्म कब कहेगा, जब एफ ऑफ ए स्टार बी किसके बराबर हो, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के, ठीक है। यानी अगर ऑपरेशन दोनों का एडिशन है तो ये कैसे लिखा जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। अगर दोनों की जगह इस जी का एडिशन है और जी डैश का मल्टीप्लिकेशन है, तो अभी अभी लिख के बताया मैंने आपको, एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। इसी प्रकार से अगर जी का डॉट है, जी डैश का अगर ऑपरेशन प्लस है तो आपको दिख रहा है ये एफ ऑफ ए
डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, सभी ए बी के लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए। ठीक, तो जैसा कि अभी बताया कि जो हमारे पास जी और जी डैश के ऑपरेशन होंगे उसी हिसाब से हमारा ये प्रिजर्व करेगा मैपिंग, इसी को होमोमॉर्फिज्म का नाम दिया गया। ठीक है, तो अब ये क्या किया कि अब थ्योरम्स के अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग की बजाय ना हम एक ही लेके चलेंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहा तो आप एडिशन के लिए भी चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें मैपिंग बनाएंगे अगर एडिशन रखेंगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है भी कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं लेना, आप कोई भी एग्जांपल ले लिया आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपने मान लिया वो ग्रुप है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन मिल सकती है आपको इसमें। ठीक है, तो अभी आपको ग्रुप वो लेना है जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। ठीक, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है होमोमॉर्फिक इमेज की, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी के ऊपर जो फंक्शन लगाओगे आप तो उसको एफ ऑफ जी का नाम दोगे। ठीक है, इसको होमोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं ऑफ एफ अंडर ऑफ जी अंडर एफ। ठीक है, तो ये भी कोई बताने की बात नहीं है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो मैंने आपको बताया था कोडोमेन जो है वो बेसिकली रेंज के बराबर हो जाता है। तो अगर नहीं बताया तो उसको दोबारा सुन लो कि जब भी फंक्शन ऑन टू होगा तो ये जो जी डैश है ये कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होंगे, यानी इसको जी डैश को हम कोडोमेन या रेंज कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट का ये प्री इमेज देगा आपको जी में। ठीक है, तब ये क्या कहता है कि अगर ऑन टू है तो एफ ऑफ जी जो है बेसिकली जी डैश के ही बराबर है। तो अभी अभी मैंने आपको यही बताई बात, इसको थोड़ा सा ऐसे फिर से समझो। मान लो ये फिर से मेरे पास 1 2 3 है और ये मेरे पास यहाँ है ए बी सी, और मैं आपको कह रहा हूँ कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी ए है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी ए है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू बी है। ठीक है बच्चों, तो मैं पूछूं रेंज कितनी है तो आप जवाब देंगे सर 2 ही है, ए और बी, सी तो आया ही नहीं। कोडोमेन कौन है, ए बी सी है। ठीक है, सेम सवाल, अगर एफ ऑफ ए 1 आ गया, एफ ऑफ जो 2 है वो सी आ गया और एफ ऑफ 3 जो है वो बी आ गया, तो अब रेंज भी कितनी है ए बी सी, कोडोमेन भी कितना है ए बी सी। तो एफ ऑफ जी जो था यानी कि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 वो किसके बराबर हो गया, जी डैश के, यानी कि ए बी और सी के बराबर हो गया। तो तब ये जब ये ऑन टू होता है तो चाहे एफ जी लिखो चाहे जी डैश के बराबर कर दो, वो एक ही बात होगी। ठीक है, अब गौर से सुनना, जब मैपिंग आ जाती है अगर वो मैपिंग 1 1 हो जाती है और वो होमोमॉर्फिज्म भी है तो उसको एक नया नाम देंगे मोनोमॉर्फिज्म। अगर वो होमोमॉर्फिज्म भी है मैपिंग और ऑन टू भी है उसको नाम देंगे एपीमॉर्फिज्म। अगर वो होमोमॉर्फिज्म भी है और 1 1 ऑन टू भी है तो उसको हम नाम देंगे आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है और वो जी टू जी पे ही है तो उसको हम बोलते हैं एंडोमॉर्फिज्म, उसको हम बोलेंगे एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलें आगे। अब ये कहता है कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होते हैं उसके बारे में बताइए। कि कहता है कि जी और जी डैश अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, इसको हम जो दोनों ग्रुप हैं जी और जी डैश इसी को हम आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, जब वो होमोमॉर्फिज्म भी हो, जब वो 1 1 ऑन टू भी हो। इस बात को भूलना नहीं है बच्चों कि जी टू जी डैश अगर वो आइसोमॉर्फिज्म है तो जी और जी डैश को हम आइसोमॉर्फिक ग्रुप बोलते हैं, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, नाउ गौर से देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये दो ग्रुप हो गए, तो हम इसमें करेंगे क्या होमोमॉर्फिज्म में, तो बड़ी अच्छी अच्छी थ्योरम्स इसके अंदर हमारे पास होगी होमोमॉर्फिज्म की, यानी कि जब हम इसके बारे में बता पाएंगे तो हम होमोमॉर्फिज्म के इसके बारे में भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात ज़रूर बताएंगे। हम ऐसा कुछ इसके अंदर अब थ्योरम्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसा समझो कि मेरे पास ये कोई दो ग्रुप हैं जी टू जी डैश और ये फंक्शन डिफाइन है एफ, और मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, यहाँ आइडेंटिटी है
ठीक है, वो हमेशा आइडेंटिटी पे ही जाएगी ग्रुप की। ठीक है, ये हमेशा होगा ऐसा, ये बात ध्यान रखना इसको। ये आइडेंटिटी जो है वो मैपिंग आइडेंटिटी डैश पे ही जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या किया कि अब इसके अलावा भी एलिमेंट ले लिए, जैसे ए भी ले लिया, यहाँ कोई सी डी ले लिया। ठीक है, और इसने क्या किया, देखो ए भी ई डैश पे गया, बी भी ई डैश पे गया, ई भी ई डैश पे चला गया। तो ये कहता बताओ ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा। तो हमने कहा चेक करते हैं इसको। तो इसने कैसे चेक किया, देखो ज़रा, एक्स और वाई की प्रोडक्ट ले ली, फंक्शन लगा दिया। तो ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट ले लो, वो सारे ई डैश पे जा रहे हैं। तो वो ई डैश को ये क्या लिख रहा है, ई डैश इंटू ई डैश। पहली बात तो वो ई डैश पे जा रहे हैं तो ई डैश ले लिया। अब ई डैश का मतलब क्या, ई डैश इंटू ई डैश। अब ये वाला ई डैश कौन है, एफ ऑफ एक्स, ये वाला ई डैश कौन है, एफ ऑफ वाई। तो फंक्शन कैसा है, होमोमॉर्फिज्म, इसका नाम क्या है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, नाउ सेकंड बड़े आसान से होमोमॉर्फिज्म है ये आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जिस भी एलिमेंट पे फंक्शन लगाओगे कोडोमेन का सेम एलिमेंट वो देगा, यानी 1 1 देगा, 2 2 देगा, 3 3 देगा फंक्शन लगाने के बाद। तो इसके बारे में चर्चा कर रहा है ये। तो बड़ा आसान सा ही है, इसको भी इसने आई ओ एक्स वाई लिख दिया, जो किसके बराबर होगा, एक्स वाई बाई डेफिनेशन। तो वो आई एक्स और आई वाई के बराबर हो गया। तो इसको ये आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म बोलता है। बड़े ट्रिवियल से क्वेश्चन है ये, कंपलसरी में आ भी जाते हैं, लेकिन अगले सवाल जो है वो करने लायक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझने लायक, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, समझने लायक कि आर डैश अगर कोई ग्रुप है नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का अंडर मल्टीप्लिकेशन, और जी कोई इसने ये ग्रुप लिया दूसरा अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इसने डिफाइन किया जी टू आर स्टार ऐसे, ये कहता प्रूव करो ये होमोमॉर्फिज्म होगा। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि आपको इस जी के यानी डोमेन के दो एलिमेंट लेने हैं। वो दो एलिमेंट कैसे होंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में होंगे। तो वो मैट्रिक्स इसने ले ली एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, अब उन पे फंक्शन लगाएगा तो वो किस तरह के रिजल्ट देंगे वो चेक कर लो। देखो कि डायगनली मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंटी डायगनल के साथ विद सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन। तो फाई ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, a1 d1 माइनस b1 c1। सिमिलरली फाई ऑफ वाई का मतलब क्या होगा, a2 d2 माइनस b2 c2। हो गया। अब क्या किया, एक्स और वाई की प्रोडक्ट कर दी, यानी इस एक्स मैट्रिक्स की इस वाई मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट कर दी। ठीक है, जैसी प्रोडक्ट की वो मेरे पास किस तरह का फॉर्म आ गया, ये आ गया जी, एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। तो इस पे फंक्शन लगाया तो अभी भी मैंने कहा कि डायगनल की मल्टीप्लिकेशन एंटी डायगनल के साथ विद सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन। तो जब सॉल्व कर लेगा इसको ये, तो वो फाई एक्स और फाई वाई के ही बराबर होगा। तो फंक्शन कैसा होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। इसने ये प्रूव कर दिया इस बात को। ठीक है, नाउ अब आगे फंक्शन को क्या प्रूव कर रहा है, ओन टू। मन में सवाल आया भाई ये ओन टू ही क्यों प्रूव कर रहा है, तो क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा से। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, फाई जी टू आर आर स्टार डिफाइंड बाय दिस इज होमोमॉर्फिज्म, और एक शब्द लिख दिया ओन टू। तो यानी कि मुझे ये ओन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ओन टू के लिए आपको एक तरीका बताया था मैंने, और आपको ये कहा था कि ओन टू के लिए पहले कोडोमेन से एक एलिमेंट लेंगे। इसने एक एक्स ले लिया आर स्टार से। अब एक्स कैसा है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। तो पक्का मेरे को क्या मिलेगा, कोई रियल नंबर मिलेगा। तो मैंने उस रियल नंबर का फॉर्मेट ले लिया पी एस माइनस क्यू आर। अब ये पी एस माइनस क्यू आर कहाँ से आया, अगर मैं चेक करूँ तो एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ मैं कुछ ऐसी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसी मैट्रिक्स पे फंक्शन लगाया, वो पी एस माइनस क्यू आर के बराबर हो गया। जो मैंने किसके बराबर ले रखा है, एक्स के। तो गौर से सुनो कि आपने एक जो फाइल लिया था जी टू आर स्टार, तो आपने एक आर स्टार में एक एलिमेंट ले लिया था एक्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप में आपको एक जी में एलिमेंट मिल के एक मैट्रिक्स, जिस पे फंक्शन लगाया और वो आपको आर स्टार का यानी एक्स एक नंबर दे रहा है। तो फंक्शन का प्री इमेज आपको मिल गया एक्स का अंडर फाई। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ओन टू। ठीक है, नाउ
जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि g का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, g डैश का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है e डैश। तो जब g के आइडेंटिटी एलिमेंट पे फंक्शन लगाएगा तो वो g डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। यही बात आपको प्रूफ करनी है। तब कैसे प्रूफ करेगा, गौर से देखना कि एक डोमेन से एलिमेंट लिया x, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट मिलेगा g डैश में। अब इसने क्या किया, g डैश, याद रखो g डैश का एलिमेंट है fx, तो g डैश की आइडेंटिटी कौन है, e डैश। तो g डैश के एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वो वही एलिमेंट देगा, यानी fx देगा। अब गौर से देखो, x के अंदर खाली कोई एलिमेंट लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, कौन, आइडेंटिटी। क्योंकि फंक्शन कैसा है, होमोमॉर्फिज्म, तो मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ, एफ ऑफ ई। तो गौर से देखो, एफ एक्स और एफ एक्स कट गया, तो यानी एफ ऑफ ई किसके बराबर आ गया, ई डैश के। ठीक है, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कंपलसरी में आ जाती है ये क्या बताना चाह रहा है, देखो गौर से, ये बताना चाह रहा है कि जब आप x का इन्वर्स लोगे, यहाँ पे x होगा तो उसका इन्वर्स भी मिलेगा यहाँ, क्योंकि ये ग्रुप है। और अगर आप यहाँ कोई f ले लेते हो मैपिंग, ठीक है, और जो यहाँ आपको फंक्शन मिलेगा fx, तो यहाँ मिलेगा fx, तो x इन्वर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा fx इन्वर्स। ये बात आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो उसी को प्रूफ करने के लिए इसने क्या किया, कंसीडर किया, सबसे पहले x और x इन्वर्स क्या है, आइडेंटिटी देते हैं, दोनों जगह फंक्शन लगा दिया। जैसी फंक्शन लगाया, f ऑफ e किसके बराबर है, e डैश के, और यहाँ से होमोमॉर्फिज्म करके ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर a b की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए तो मैं b को a का इन्वर्स लिखता हूँ। इसी प्रकार से ये a है, ये b है, इनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गई, तो इसीलिए आप इस fx के इन्वर्स को क्या लिखोगे, ये वाला एलिमेंट, यानी f ऑफ x इन्वर्स। ठीक है, थर्ड पार्ट आप खुद से कर सकते हो, बड़ा आसान पार्ट है ये भी। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, समझने लायक, कि g से g डैश कोई होमोमॉर्फिज्म है, x कोई g का एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का, यानी डोमेन का एलिमेंट दे रखा है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है। तो अब आपको प्रूफ करना है कि को डोमेन के एलिमेंट का ऑर्डर डोमेन के एलिमेंट के ऑर्डर को भाग करेगा। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन 1 1 हो गया तो दोनों बराबर भी होंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना कि अगर x का ऑर्डर n लिया तो बाय डेफिनेशन x की पावर n आइडेंटिटी के बराबर होगी। मैंने दोनों जगह फंक्शन लगा दिया, क्लियर। और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी एलिमेंट का पावर आइडेंटिटी आ जाए तो मैं क्या लिखता हूँ, उस एलिमेंट का ऑर्डर पावर को भाग करता है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ है कि f ऑफ एक्स एन की किसके बराबर है, f ऑफ आइडेंटिटी, जो किसके बराबर है, e डैश के, पावर जो n है वो बाहर चली गई। अब एलिमेंट के पावर आइडेंटिटी के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब एलिमेंट का ऑर्डर पावर को डिवाइड करेगा, यानी n क्या था, ऑर्डर ऑफ x, तो ऑर्डर ऑफ एफ एक्स किसको भाग करेगा, ऑर्डर ऑफ x को भाग करेगा। क्लियर। अच्छा, बराबर के बारे में जब, यानी अगले पार्ट में बराबर के बारे में बात होगी तो सुनिएगा, अगर कोई m n को भाग करता है और n m को भाग करता है तो यहाँ से समझ आया m और n दोनों बराबर होंगे। क्लियर। अगर मैं ऑर्डर x को n ले रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ एफ एक्स को मैं m ले रहा हूँ, तो ऊपर वाले पार्ट से मुझे क्या समझ आया कि m तो n को भाग करता है। अगर मुझे इक्वलिटी प्रूफ करनी है तो n को m को डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा कि n m को डिवाइड करता है, तब ये इक्वलिटी प्रूफ हो जाएगी। ठीक, तो यही बात अब करने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम लाइनों में। अब मैंने क्या किया, ऑर्डर ऑफ एफ एक्स एम ले लिया, तो बाय डेफिनेशन एफ एक्स की पावर एम आइडेंटिटी डैश के बराबर होगी। अब एक्स की पावर एम को अंदर ले आए, फंक्शन क्योंकि 1 1 है, देखो गौर से, अगर 1 1 ना हो तो ये वाली लाइन नहीं लिख सकते आप। आपको बताया गया था, याद करो सबसे पहले, कि अगर फंक्शन 1 1 प्रूव करना होता है तो एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के बराबर करो, और x1 और x2 अगर बराबर हो जाए तो फंक्शन 1 1 है।
यानी अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, यानी ये जो पार्ट लिख रहे हो ये 1 1 के कारण लिख रहे हो। अब किसी भी एलिमेंट की पावर अगर आइडेंटिटी है तो वो उस एलिमेंट का ऑर्डर पावर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से दोनों के ऑर्डर हमारे बराबर आ गए, यानी ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कर्नल ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। होपफुली आप पूरे लेक्चर को ध्यान से सुने। कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं डाउट क्लास में आके। थैंक यू।